हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर और वो बातें जो आम तौर पर आपको कहीं से नहीं मिलती, वो चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि खबरों को गहराई से समझा जाए और उसके लिए जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। आज हम 2-3 इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो जीएसटी, उसको 3 साल हो गए लागू हुए, क्या हुआ उसका। उसके अलावा भारत, चीन, नेपाल, इस सब में क्या कुछ हो रहा है। और मोदी जी ने 5 किलो अनाज देने की बात कही है। 1 महीने में क्या एक इंसान का 5 किलो अनाज में काम चल सकता है। ये बहरहाल भूखे को तिनके का सहारा बल्कि कहा जा सकता है, ऐसा कुछ लगता है कि वो बात कर रहे हैं। वो भी कहाँ तक पहुंचा है अब तक और कहाँ तक पहुंचेगा, वो अपने आप में एक अलग सवाल है। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जाने माने वकील हैं और साथ ही राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वेलकम है रविंद्र कुमार जी आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि जीएसटी का क्या हुआ, देश पर क्या असर हुआ। आखिर नोटबंदी से पहले ही कमर टूट चुकी थी, फिर जीएसटी, तो आप इस सब को कैसे देख रहे हैं, किस तरह से क्या असर हुआ देश पर इसका? आज जो है जीएसटी को लगे हुए देश में 3 साल हो गए। जुलाई 2017 में लगी थी, आज 3 साल हो गए। और ये आप अगर सोचें कि एक बार जो है मोदी जी ने जब जीएसटी लागू होनी थी तब बड़े जोर शोर से संसद का एक सत्र बुलाया था, विशेष सत्र, और ये कहा था कि आज़ादी आधी रात को आई थी 1947 में, और अब जो है 2017 में देश को आर्थिक आज़ादी मिलेगी। और उसी तरह का पूरा माहौल उन्होंने बनाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे जो भाषण दिया था, उसी तर्ज पर मोदी जी ने रात के 12 बजे भाषण दिया, बड़े घंटे घड़ियाल बजे, और ये कहा कि जीएसटी आने से आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा देश की आर्थिकी में। अब आपका सवाल है कि नोटबंदी और जीएसटी, तो मैं इसको इस रूपक के रूप में कहता हूँ कि नोटबंदी ने तो हिंदुस्तान के गुर्दे खराब कर दिए, और ये जो जीएसटी है इसे लीवर खराब कर दिया। और जिस आदमी का लीवर और अगर गुर्दे दोनों ही खराब हो जाएं, तो जैसे आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही अर्थव्यवस्था भी जिंदा नहीं रह सकती। और आप देखेंगे कि जीएसटी ने इस मुल्क को बर्बाद किया है, और इस हद तक बर्बाद किया है कि लोग जो है जीएसटी के नाम पे व्यापारी को कहो तो उसका मुंह ऐसे कड़वा हो जाता है जैसे आपने उसे कुलीन दे दी हो। तो अब सवाल ये आता है कि जीएसटी आखिर लगी क्यों। तो जीएसटी के बारे में एक फिनोमिना आता है जिसे कहते हैं इनफाइनाइट मंकी थ्योरम। वो ये है कि अगर किसी बंदर को आप टाइपराइटर दे दें और उस पर वो हाथ मारते रहे, तो मारते 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 वो इनफाइनाइट टाइम में, अनगिनत समय में ऐसी बात लिख देगा जो शेक्सपियर ने अपने सारे जो साहित्य सृजन है उसमें लिखी थी। तो बंदर की अकल और शेक्सपियर की अकल तकनीकी रूप से एक समय पर आकर एक हो जाती है जब वो खटाखट खटाखट काम करने लगता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 3 साल पहले हिंदुस्तान को जो पंडित नेहरू का सपना था वो दिखाया था, और एक मोदी जी का सपना दिखाया था। तो दोनों की मैं तुलना जब कर रहा था तो मुझे बार बार ये बंदर आके परेशान करता है और वो कहता है कि आप बंदर की तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो इतिहास है, जो सच्चाई है, वो ये है कि 1913 में एक साइंटिस्ट हुए हैं लॉरेल करके, फ्रांस के, वो गणितज्ञ थे, और उन्होंने थ्योरी ढूंढी थी कि इनफाइनाइट मंकी थ्योरी का मतलब यह है कि आप जो है जो काम कर रहे हैं सचेत रूप में या चेत रूप में, उसके परिणाम एक निकलेंगे लेकिन उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका कहना यह है कि परिणाम एक है, जो जीएसटी और नोटबंदी से हुआ उससे देश को कितना नुकसान हुआ, या बल्कि वो तो कहते हैं फायदा हुआ, फायदे की बात करते हैं, उसे आप कैसे कुछ अगर बता सकें तो। जब देश में नोटबंदी हुई थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो 145 लाख करोड़ रुपए की थी। और 145 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे कि जैसे नोटबंदी के बारे में कहा गया था कि जैसे चलती कार में आप उसके टायर में अगर गोली मार देंगे तो जो उस कार का हाल होगा वही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का किया। और इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, जैसे मंकी की बात हुई, बंदर की बात हुई, तो एक थ्योरम मुझे और याद आई, उसे कहते हैं 100 मंकीज थ्योरी। वो जापान की है, मकाऊ बंदरों के बारे में है। और वहां पर जो है एक टापू में एक साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ आलू जो थे बंदर खा रहे थे, और एक बंदर के हाथ से आलू गिरा और वो पानी में गिर पड़ा। पानी में गिरा तो वो धुल गया क्योंकि बहाव तेज था,
जब धुल गया तो उस बंदर ने खाया, उसको वो मीठा बंदर, वो जो मीठा आलू था बड़ा अच्छा लगा, उसे दूसरा खाया, उसे एक आवाज सी लगाई, बाकी बंदर भी आए, उन्होंने जो है जमीन के जो मिट्टी सने हुए आलू थे वो नहीं खाए, उन्होंने वो जो है वो आलू निकाल के खाने शुरू किए और उन्होंने फिर कोई आवाज निकाली। थोड़े दिन बाद उस साइंटिस्ट ने देखा कि दूसरे टापू पे गया तो वहां के बंदर जो है एक दूसरे से आ जा तो सकते नहीं थे क्योंकि बीच में समुद्र था, लेकिन उसने देखा कि उस आवाज की वजह से उन बंदरों ने भी धीरे धीरे वो आलू जो है धोकर खाने शुरू कर दिए। और इसको कहते हैं 100 मंकी फिनोमिना। 100 मंकी फिनोमिना का मतलब यह है कि कोई बात अगर जनता को पसंद आती है तो बड़ी तेजी से बिना कहे फैल जाती है, और कोई बात अगर बुरी लगती है तो वो पूरी जनता में फैल जाती है। अब नोटबंदी को लेकर आपका सवाल जो है, आप किसी भी अनजान आदमी से, किसी भी व्यापारी को पूछ लीजिए कि भाई नोटबंदी से तुझे लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, तो ऐसे मत पूछिए, उसे कहिए 2016 में तेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी या 2020 में। किसी औरत से पूछो कि 2020 में तेरे पे पैसे थे या 2016 में थे, वो कहेगी थी 2016 में तो पैसे थे, अब तो पैसे की शक्ल ही नहीं देखी। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी ने जो किया है वो बंदरों तक को पता है कि ये क्या हो रहा है, और देश के साथ जो है बंदरों की तरह का बर्ताव करेंगे तो आपको जो है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और उससे पता चलेगा कि सरकार से लोग जो है खुश नहीं। तो अभी अर्थव्यवस्था जहां है, इसमें कहीं कोई सुधार के चांस आपको लगते हैं? क्या होगा? क्या ये इसी तरह से चलेगी? क्या इसमें कहीं कोई सुधार की कोई गुंजाइश है? अगर सरकार मान लीजिए ये महसूस करने लगे कि गलती हुई, अब उसे ठीक कर ले, तो उसे ठीक करने का क्या तरीका है? और गाड़ी खराब हो जाए तो उसमें सुधार का तरीका क्या? आप गाड़ी खराब कर सकते हैं, टक्कर मार सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, लेकिन सुधार करने के लिए तो वो आदमी चाहिए जिसे गाड़ी के बारे में पूरा पता हो, गाड़ी की इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर वो पता हो, या अच्छा मैकेनिक हो जो जोड़ सके सारे पुर्जे। आप कोई भी आदमी जाकर मान लीजिए कंप्यूटर है आप खोल दीजिए और लेकिन आप जोड़ नहीं सकते, क्यों? उसमें जो कैलिब्रेशन किस तरह करना है, किस तरह चूड़ी में चूड़ी बैठानी है, किस तरह नट में नट डालना है, वो हमें नहीं पता। तो अर्थव्यवस्था खराब करने वाला अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर सकता। अगर वो ठीक कर सकता तो वो ये हल करते ही नहीं, क्योंकि उसे पता होता कि मैं जो कर रहा हूँ। ये बात काफी मशहूर है कि वो जानकार लोगों का मशवरा नहीं लेते। आरबीआई के गवर्नर्स बदलना आसान लगता है उन्हें, और जो जेटली साहब थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो ये कई बार जरा दबी आवाज में कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये नोटबंदी करने वाले। तो ये सूरत हाल है। इससे बड़ी, बहरहाल जो आदमी जिस काम को नहीं जानता वो जब करने लगे तो वो इसी तरह का हाल होता है। ये बात आपने कही। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है चीन के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ना तो कोई हमारे ज़मीन पे आया, ना कोई कब्जा हुआ, लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही। अभी बातचीत अब भी हो रही है फौजी सतह पर, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि साहब वो पीछे हट नहीं रहे। तो पीछे कहाँ से हटना था जब अब कहीं आया ही नहीं था? या हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? प्रधानमंत्री जी की इस बात को आप कैसे समझते हैं? ये टैक्टिकल मूव है या ये भी कोई कहीं से कहलवाया गया, क्या है? मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक जिक्र था। वो जिक्र ये था कि अकबर को एक बार गुस्सा आया, उसे बीरबल को थप्पड़ मारा। बीरबल को बड़ा गुस्सा आया, तो बीरबल जब बाहर निकला तो बाहर एक दरबारी देखा था, बीरबल ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे कहा जनाब मुझे क्यों थप्पड़ मारा, आपको तो बादशाह सलामत ने मारा है, अब उनको मारो, मेरे पे गुस्सा क्यों निकाल रहे? तो बीरबल ने कहा कि जिस पे मैं गुस्सा निकाल सकता हूँ उसी पे तो निकालूंगा। अब दिक्कत क्या है कि मोदी जी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि चीन पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकते। अब गुस्सा निकालने के लिए हमारे पास एक पाकिस्तान है, जब चाहे उस पर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, और पाकिस्तान हमें मौका नहीं दे रहा। तो इस हालत में जो है मोदी जी जो है वो ये सोचते हैं कि चीन का नाम लेना भी गुनाह हो जाएगा अगर मैंने कह दिया कि चीन ने ये किया। हाँ, अभी तक नाम भी नहीं लिया उन्होंने। तो जैसे कई बार कहावत है कि जो माँ होती है वो बच्चे की लाड़ से उसके सारे दोष छिपाती है, तो बाद में बच्चा बर्बाद हो जाता है, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चा बुरा है। मेरे को एक चुटकुला याद आ रहा है इस बारे में कि एक औरत ने घर पे पार्टी दी, तो पड़ोसी ने पूछा भाई पार्टी किस बात की है? बोला आज हमारा मुन्नू जो है जेल से छूट कर आ रहा है, उसे जो है अच्छे चाल चलन पर 2 साल पहले छोड़ दिया गया। तो उसकी पड़ोसन बोली भगवान सबको ऐसा बच्चा दे जिसका चाल चलन इतना अच्छा है। वाह, यानी वो जेल से वापस आ रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, वो चाल चलन की वजह से बेहतर है। तो ये बहरहाल हर गुनाह को छुपाने की बात उनके यहाँ है या उनके लोगों में। तो क्या नेपाल तो एक ऐसा मुल्क रहा है जो बिल्कुल धर्म के लिहाज से भी वो हिंदू राष्ट्र था, और हमारे यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, और हमारे यहाँ अब हिंदू राष्ट्र लाने की बात की जा रही है। इतनी नज़दीकियाँ थी, और बहुत से इश्यूज पर हमारे आने जाने में वीज़ा नहीं लगती, कारोबार एक दूसरे के यहाँ मुल्कों में काम करते हैं लोग। ऐसा क्या हो गया कि 3 ऐसी इम्पोर्टेंट जगहें हैं बॉर्डर पर, बहुत ही वो ट्राई जंक्शन टाइप की जगह है,
उस पर वो कह रहा है कि ये तो हमारे हैं और आप 58 साल पहले आपने कब्जा कर लिया था, ये तो हमारा है और हम तो इसे वापस लेंगे। तो क्या इसे आप कैसे देखते हैं, क्या हुआ इसमें? ये हिंदू राष्ट्र वाले और पिछले फॉर्मर हिंदू राष्ट्र से ऐसे कैसे नाराजगियां बन गई, क्या हो गया? अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का पूरा नक्शा देखें तो हर मुल्क जो है किसी ना किसी मुल्क का गुलाम रहा है। सिर्फ नेपाल एक ऐसा देश है जो पिछले 1000 साल का, 1200 साल का, 2000 साल का कभी गुलाम नहीं हुआ। ब्रिटिश भी उसे गुलाम नहीं बना पाए। तो नेपाल की एक अपनी संस्कृति है, एक अपनी मर्यादा है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ है। तो मैं जैसे पहले भी आपको कहता था कि मोदी जी जियो पॉलिटिक्स करना भूल गए। और जियो पॉलिटिक्स में जैसे कि हमारे सारे जो देश हैं अड़ोस पड़ोस के, जो सार्क के देश थे, जिसमें पाकिस्तान था, भूटान था, नेपाल था, इंडिया था, बर्मा था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और छोटा सा मालदीव था। हाँ, कुछ साल पहले अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया था। हाँ, हालांकि कुछ हुआ नहीं, उसके बाद तो कोई मीटिंग भी नहीं हुई। लेकिन आप देखिए कि जियो पॉलिटिक्स भूल के मोदी जी जो है, हम अब सबको अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन वो आज भी वो जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कहता हूँ GEO पॉलिटिक्स, मोदी जी कर रहे हैं JIO, जियो पॉलिटिक्स। यानी वो मुकेश अंबानी की पॉलिटिक्स को समझते हैं जियो पॉलिटिक्स है। और वो उनके दिमाग में रात भर एक ही ख्याल आता है कि किस तरह मैं क्या कर डालूं कि मुकेश अंबानी और अडानी और ये दूसरे जो मेरे लोग वेदांता वाले हैं, ये सब अमीर हो जाएं और पूरा देश गरीब हो जाए। तो उनका एक लाड़ है, देश से नहीं है, इन 3 लोगों से है। ये 3 उनके गांधी जी के 3 बंदर थे, ये मोदी जी के 3 बंदर है जो देश को बंदर की तरह खा रहे हैं। तो ये फिर इसका आखिर क्या होगा? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बराबर का हक है। अच्छा, इसको भी आप अलग हटा दें तो वो एक नफरत की पॉलिटिक्स, मुसलसल नफरत की पॉलिटिक्स, वो इस हद तक कि मैं आज ही बात कर रहा था मध्य प्रदेश में एक वकील को जिसको दाढ़ी की वजह से मुसलमान समझ करके पीट दिया गया, उसके खिलाफ और नए केसेस भी डाले हैं उसके खिलाफ। तो ऐसी सूरत में देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्या देश को तरक्की करना कहीं एजेंडे में है या इसको बिल्कुल गर्क करने का ही प्लान है? क्या चीज है ऐसी आखिर? मैंने अपने सबसे पहले इंटरव्यू में आपको कहा था कि 2020 का इनका एजेंडा तय था कि हमें जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या। जी। सरकार को क्या करना था? पहले उसने 370 लगाई, फिर CA और NRP की बात की, फिर उनका था कि हमने जो है जम्मू कश्मीर में अपनी फौज भेज देंगे, वहाँ हर तरह की परमिशन नहीं देंगे लोगों को, ना नेट की देंगे, ना फोन करने की देंगे, ना टेलीविजन की देंगे। फिर उनकी योजना ये थी कि अप्रैल मई में हम जो है पूरे पाकिस्तान में POK में घुस जाएंगे और पूरे POK पे कब्जा कर लेंगे। और उस समय देश में CA और NRP का झगड़ा चल रहा होगा, तो NRP के झगड़े में हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा होगा। तब हम जो बताएंगे जून और जुलाई में कि देखो हमने जो है POK को कब्जा कर लिया, तो सारे हिंदू हमारे साथ हो जाएंगे, सारे मुसलमान एक तरह से दुश्मन हो जाएंगे और हम जो है बिहार और बंगाल का चुनाव जीत लेंगे। तो अभी भी यानी ये दो चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा नहीं, उनका तो एक ही फार्मूला है ना कि कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बनाई जाए। तो उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। आज भी वो उसी बात पे कर रहे हैं। मोदी जी ने आपने देखा होगा 5 रुपए में मैं गेहूं दूंगा, 1 किलो जो है वो 5 किलो गेहूं लोगों को फ्री देंगे, 1 किलो जो है चने की दाल देंगे या चना देंगे। तो ये जो है बिहार चुनाव को लेकर ध्यान में है, क्योंकि वो कहते हैं कि छठ तक दूंगा, छठ के अगले दिन नहीं दूंगा। तो प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है? बिहार। प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है? चुनाव। प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है? अडानी अंबानी के MTNL और BSNL कोई 4G के इक्विपमेंट नहीं खरीदेगी, सिर्फ खरीदेगी तो जियो खरीदेगी। आप देखेंगे सरकार का पूरा सोच जो है एक विस्तृत सोच होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है उनका सोच जो है बड़े छोटे छोटे दायरों में बंधा हुआ है। और जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपने बात की कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा चीन एक बड़ी ऊंची राजनीति कर रहा है पूरी दुनिया में। और ऊंची राजनीति ये है कि चीन चाहता है कि 2022 में मेरी एक जो करेंसी है वो पूरी दुनिया में चले और डॉलर को मैं खत्म कर दूं। वो जो है चीन जो है ERBN करेंसी में लगा हुआ है, रेनमिनबी करेंसी जिसे बोलते हैं। जी। और आप देखेंगे थोड़े दिन बाद जो है जितने भी ये जो व्हाट्सएप वगैरह जो ये वाले अपने जो नेट पे जो चीजें जाती है पेटीएम वगैरह, तो उस पे आपको जो है चीन के युआन में चीज खरीदनी पड़ेगी, चीन के युआन में पेमेंट करनी पड़ेगी। और चीन जो है भारत में रहते हुए पूरी दुनिया में चीन का एक ही उद्देश्य है कि मेरी करेंसी चले, क्योंकि अमेरिका डॉलर के बल पर दुनिया पे राज करता है, तो चीन जो है युआन के दम पे करेगा। इस बारे में किसी का ध्यान नहीं है। जी। तो और भारत कहाँ जाएगा? भारत को तो पैर पीछे खींचने का इंतजाम हो रहा है।
ये कहाँ जाएगा आखिर? क्या ये अपने पड़ोसी चीन का ही गुलाम हो जाएगा? देखिए, गुलाम का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई पार्लियामेंट में आकर के बैठ जाएगा या कहीं राष्ट्रपति भवन में आके बैठ जाएगा। ये आजकल जो कमर्शियल गुलामी जिसे कह सकते हैं, कारोबारी गुलामी, क्या उस गुलामी में चला जाएगा पूरी तरह से? क्या होगा? बहुत मुमकिन है कि जाहिर है राजनीतिक अब उसकी जरूरत भी नहीं है, बहुत से देश तो उसी तरीके से गुलाम बना रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत का क्या होगा? चीन और भारत का जब वो उतनी तेजी से बहुत आगे की बात सोच रहा है, अमेरिका को ओवरपावर करने की बात सोच रहा है, तो भारत की स्थिति क्या होगी जब यहाँ आपस में लड़ने का इंतजाम और हम अपने 20 शहीद चले गए, हमें अभी तक ये भी कहने में तकल्लुफ है कि चीन ने हमारे साथ क्या किया, तो क्या होगा फिर भारत का क्या होगा? भारत सरकार जो है प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे पेटीएम बंद नहीं किया, यानी सिंबॉलिक लड़ाई नहीं, सिंबॉलिक पर दिखावे की लड़ाई। जैसे हनुमान जी और रामचंद्र जी में लड़ाई हो रही है, तो प्रतीकात्मक है। देखिए स्टेज पर घर आके सो गए। तो हमारी लड़ाई वैसी होती है, हमने कहा चीन तेरे को सबक सिखाना है, हमने तेरे 59 ऐप जो है हमने तेरे जो है बैन कर दिया। यानी बैन किसको करना चाहिए? पेटीएम को करना चाहिए। बैंक ऑफ चाइना हम समझते हैं कोई बैंक है जैसे स्टेट बैंक है, ये गलतफहमी है लोगों की। बैंक ऑफ चाइना जो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है, यानी जो हमारा रिजर्व बैंक है वो उसका बैंक है। तो हमने उसको यहाँ परमिशन दे दी है चाइना के बैंक को काम करने की। हमने जो है उसकी कंपनी जो है जेट ई जिसपे अमेरिका ने भी रोक लगाई है और वाई पे रोक लगाई है, जो कि हर चीज को चीनी सेना उसको नियंत्रित करती है। हमारी उन पे ध्यान नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है सिंबॉलिक चीजें करते हैं कि आपने मेरी गर्दन उड़ा दी, ले मैंने तेरी जो खीरा है उसकी गर्दन उड़ा दी। तो खीरे की गर्दन और सैनिक की गर्दन में फर्क होता है। और मैं ये कहूंगा कि कोई भी जो सरकार होती है उसे सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। अगर आप सच्चाई को भूल जाएंगे और सिर्फ जो है फंटेसी में जीने लगेंगे कि हमने बदला ले लिया, ये बदला नहीं होता। मिट्टी के शेर कभी बदला नहीं लेते, असली शेर बदला लेता है घर आके जब खा जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा तूने हमारे साथ ये कर लिया, ले हमने तेरे को अपना भूल गए, हम तेरा नाम ही नहीं लेंगे। नाम ही नहीं लेंगे। वो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने उसे हरा दिया इस तरह से। तो ये तो जिसे कहते हैं ना वो रेत में मुंह दे देने वाली बात है उसमें। तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है देश नहीं चल सकता, तरक्की नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया। और जीएसटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस पर आपने बताया। उसके अलावा भारत चीन वाले मामले में नेपाल में क्या हो रहा है और आर्थिक तौर पर चीन किस तरह से पूरी दुनिया पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही अहम बातें आपने बताई। हम आपसे फिर दोबारा फिर से मिलेंगे, अपने दर्शकों से मिलवाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।